देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, उस समय गाड़ी को अचानक ही खाई के बगल में खड़ा हुआ देखकर मेरी नींद मानो हवा में उड़ गई थी। थोड़ी सी देर पहले तक तो मैं एहसास कर पा रहा था कि गाड़ी रफ्तार से सड़क पर भाग रही है, लेकिन अब गाड़ी का अचानक से थम जाना मुझे अजीब सा एहसास कर पा रहा था। मैंने एक आध बार अपने परम मित्र सिकंदर को देखने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सिकंदर को इधर उधर ना पाकर मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर में सिकंदर कहाँ गायब हो गया। उसके बाद मैंने भी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर गया। मैं जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ से घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उस अंधेरी रात में वो हाईवे बड़ा ही डरावना लग रहा था। उस हाईवे के ऊपर से मैंने अभी तक एक भी गाड़ी को गुजरते हुए नहीं देखा था। एक पल के खातिर तो मैं उस सड़क पर खड़ा होकर ये सोचने लगा कि कहीं सिकंदर फ्रेश होने के लिए दूसरी तरफ तो नहीं चला गया। लेकिन 5 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद भी सिकंदर नहीं लौटा और सिकंदर को ढूंढते हुए मुझे फिर से उबासियाँ आने लगी थी और चाह रहा था कि मैं वापस से गाड़ी में जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ सड़क पर गिरकर टूट गई हो। ये टूटने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि मैं एक बार के लिए इधर उधर देखता ही रह गया। मेरी आंखें अभी भी उस टूटी हुई चीज़ को देखने की कोशिश कर रही थी। इतने में किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी मुझे। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने कदमों को तेज़ी से पटकता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। जूतों के पटकने की इस आवाज़ को सुनकर मैं ये बात समझ सकता था कि कोई भागता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा है। और ये जूते किसी और के नहीं बल्कि सिकंदर के ही हो सकते थे, क्योंकि बिना जूते पहने तो उसे चलना पसंद ही नहीं होता था। ऐसे में मैंने सिकंदर को ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। इस बार मेरी आवाज़ लगाने का फ़ायदा हुआ और सामने से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। लगभग 100 से 150 मीटर के एरिया से ही आई थी, इसलिए मैं उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन फिर से एक बार खामोशी के बादल छा गए, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद भी सामने की तरफ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और जैसे मैंने फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि वो सिकंदर का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाते बोला, अबे बेवकूफ़, कहाँ है तू? कितनी देर से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। पर मेरे सामने से आवाज़ आई, अरे भाई मैं तो गाड़ी में ही था, लेकिन पता नहीं तुम गाड़ी से उठकर कहाँ चले गए। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन तुम तो रुके ही नहीं। अब ये सुनते ही तो साला मेरा दिमाग ही घूम गया, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन था। मैं तो सिकंदर को ढूंढते ढूंढते ही यहाँ तक पहुँचा था। उसके बाद मैं उन्हीं कदमों से वापस गाड़ी की तरफ रवाना हो गया और थोड़ी देर के बाद जब मैं गाड़ी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि सिकंदर तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था और फ़ोन पर टिकटिकी लगाए हुए था। गाड़ी के पास जाते ही मैंने सिकंदर को बोला, क्या हुआ, तूने गाड़ी को यहाँ पर क्यों रोक दिया? इस पर वो एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई दिख नहीं रहा है, आगे से रास्ता बंद है। एक बार फिर से मानो मुझे बिजली का झटका सा लगा, क्योंकि मैं इसी रास्ते से आगे जाकर आया था। अब की बार मैं देख सकता था कि वहाँ सड़क के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा बन गया था। लेकिन जब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से गया था तब तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था। सिर्फ 2 मिनट के अंदर सड़क के बीच में इतना गहरा गड्ढा कैसे बन गया? अब ये तो मेरी गलतफहमी नहीं हो सकती थी। कहीं ना कहीं मैं समझ सकता था कि यहाँ तो कुछ अजीब है, क्योंकि जब मैं गाड़ी के अंदर से निकला था तब मुझे सिकंदर कहीं भी नज़र नहीं आया था। और अब जब मैं वापस लौटा हूँ तो मैंने सड़क के बीच में कहीं पर भी इतने गहरे गड्ढे को नहीं देखा था। तो फिर ये गड्ढा कहाँ से आ गया? और सिकंदर भी गाड़ी के किसी भी कोने में मौजूद ही नहीं था। मैंने अच्छी तरह से चेक किया था, लेकिन फिर भी वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था। इसका मतलब साफ था कि अगर कहीं गड़बड़ थी तो वो सिकंदर के अंदर ही है। फिर मैंने सिकंदर को बोला, भाई मेरी दृष्टि तो ख़राब नहीं हो सकती, मैं अभी अभी इसी रास्ते से होकर आया हूँ, मैंने तो यहाँ पर किसी भी गड्ढे को नहीं देखा था। इस पर सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप गाड़ी के अंदर ज्यों का त्यों ही बैठा रहा। मैं अब पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया था, क्योंकि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता था और पीछे वाली सीट पर बैठना मेरे लिए काफ़ी सही था।
इसलिए मैंने सोचा कि पीछे वाली सीट पर बैठकर थोड़ी देर आराम भी कर लूँगा और साथ ही मेरी बारी आने पर गाड़ी भी चला लूँगा। फिर क्या था, इन सब चीज़ों को इग्नोर मारते हुए मैंने सिकंदर को बोला, भाई एक काम कर, गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते से ले ले। मेरी बात सुनकर सिकंदर ने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट की और फिर वो किसी दूसरे रास्ते की तरफ गाड़ी को ले जाने लगा। मुझे अभी भी यही डर था कि कहीं किसी दूसरे रास्ते के ऊपर भी हमारे साथ ऐसा ना हो जाए जो अभी अभी हुआ था, क्योंकि अगर हमारे साथ फिर से ऐसा होगा तो फिर मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में मैंने सिकंदर को बोला, और भाई इस बार गाड़ी को सही रास्ते से लेना। सिकंदर ने फिर एक बार मेरी बातों को जैसे नज़रअंदाज कर दिया था और वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। मैं भी अब अपनी आंखें बंद करके वापस से सोने की कोशिश कर रहा था ताकि अब आने वाले समय में गाड़ी चलाने में मुझे कोई दिक्कत ना आए। फिर थोड़ी देर के बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई और जैसे मेरी आंख खुली तो इस बार मैंने देखा कि गाड़ी में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ था और सिकंदर गाड़ी में नहीं था। अब की बार बाहर निकलकर उसे आवाज़ देने की बजाय मैंने तुरंत ही सिकंदर को फ़ोन लगा दिया और जैसे मैंने सिकंदर को फ़ोन लगाया तो मुझे कहीं से उसके मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देने लगी। जैसे ही मैंने इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि सिकंदर ने अपना फ़ोन गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया था। मैंने सीट के नीचे तक सिकंदर को देखा लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पर इस बार मैंने गाड़ी के अंदर से चाबी निकाली और गाड़ी को लॉक कर दिया ताकि इस बार जब मैं वापस यहाँ आऊँ तो सिकंदर मुझे गाड़ी के अंदर ना मिले। फिर मैं गाड़ी के अंदर से निकला और सिकंदर को ढूंढने के लिए बाहर चल दिया। दोस्तों पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सिकंदर खुद ही अपने आप गाड़ी के पास आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उसे ढूंढने के लिए सुनसान पड़ी सड़क के ऊपर चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि सिकंदर मुझे इस तरह के रास्ते पर ले आएगा जहां पर सीमेंट की एक रोड बनी हुई थी जिसके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बाहर निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये रोड बहुत ही साल पहले बनी थी जो अब टूट चुकी हो। खैर फिर भी मैं सिकंदर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन इस बार ना तो मुझे सिकंदर का कोई फ़ोन आया था और ना ही मुझे सिकंदर इधर उधर कहीं नज़र आया था। मैंने उसे आवाज़ भी लगाने की कोशिश की लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं हुआ। इस बार सिकंदर कहीं खो गया था। मुझे क्या मालूम था कि सिकंदर को ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसे शख्स से मुलाकात कर लूँगा जो इस ज़िंदगी में मेरे लिए तबाही बनकर उभरेगा। यूं ही चलते फिरते अचानक से मेरी निगाहें एक बेकारी पर गई तो मैंने देखा कि वो इस सड़क के थोड़े से बगल में नीचे चादर बिछाकर सोया हुआ था। मैं सबसे ज़्यादा हैरान तो इस बात से था कि आखिर यह आदमी इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहा है, और वो भी ऐसी सड़क पर जहाँ से साधनों का गुजरना ना के बराबर है। दूसरी बार मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं ये मेरा दोस्त सिकंदर तो नहीं है, लेकिन वो इस तरह की हरकतें क्यों करेगा। यही सब सोचते हुए मैं धीरे धीरे उसी की तरफ अपने कदम पटकने लगा। इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंच पाता कि अचानक ही पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अरे भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनते मैं पीछे मुड़ गया तो मैंने देखा कि सिकंदर मेरे पीछे खड़ा था और उसके हाथ में उसका मोबाइल भी था। उसका मोबाइल देखते मेरा शक विश्वास में बदल गया कि ये सिकंदर नहीं है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी से फ़ोन निकाल सकता है तो वो सिर्फ मैं था, क्योंकि गाड़ी की चाबी तो मेरे ही पास थी। फिर मैंने सिकंदर को बोला, लेकिन भाई गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, तूने अपना फ़ोन गाड़ी से कैसे निकाला। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता कि अचानक से पीछे से आवाज़ आई, मैं बताता हूँ इसने गाड़ी के अंदर से चाबी कैसे निकाली। इस बार मैं जैसे पीछे घूमा तो मैंने देखा कि अभी अभी जिस शख्स को मैंने वहाँ पर लेटा हुआ देखा था वो खड़ा हो गया था। उसकी कद काठी मेरे दोस्त सिकंदर से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे वाला शख्स सिकंदर ही है। एक बात तो यहाँ से तय हो गई थी कि इन दोनों में से जो भी सिकंदर हो, लेकिन मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जाल में बुरी तरह से फंस गया हूँ और यहाँ से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मैं अंदर ही अंदर से बुरी तरह से घबराने लगा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पीछे की तरफ घूमते ही फिर से उस आदमी ने बोला, इसने मुझे बहुत देर से यहीं पर उलझा कर रखा है। ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर इतने ज़्यादा कांप रहे थे कि लास्ट में मुझे अपनी चादर ओढ़कर यहीं पर लेटना पड़ा। उसकी बात सुनकर मैं उसके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सिकंदर तो इस रास्ते पर पहुंच ही नहीं सकता। ऐसे में मैंने उस आदमी से बोला,
तुम सिकंदर हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिकंदर इस जगह का रास्ता नहीं जानता, तो वो ऐसे यहाँ पर कैसे पहुँच जाएगा। मेरी बात सुनकर वो एकदम से बोल पड़ा, जैसे कि तुम यहाँ पर पहुँचे हो, ठीक वैसे मैं यहीं पर पहुँच गया। सिकंदर की बात मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी। इससे पहले कि मेरी बात उससे ख़त्म हो पाती कि तभी बीच में ही पीछे से आवाज़ आई। वो सही कह रहा है दोस्तों, इस बार जो आवाज़ आई थी वो इतनी भारी थी कि उसे सुनकर ही मेरे पैरों तले ज़मीन सड़क गई। डर के मारे मेरे हाथों में सनसनी मचने लगी और मैंने देखा कि पीछे की तरफ खड़ा हुआ वो शख्स एक पिशाच था, जिसकी गर्दन उसके धड़ से गायब थी। मुझे उसका धड़ तो नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी गर्दन कहीं गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी हॉन्टेड मूवी का सीन चल रहा हो। इसके बावजूद भी मैं इस चीज़ की परवाह ना करते हुए वहाँ से सरपट भागने लगा। मैंने सिकंदर को भी बोल दिया था कि मेरे पीछे पीछे गाड़ी तक पहुँच जाए, क्योंकि गाड़ी के पास पहुँचने के बाद वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाता। ऐसे में मैं रफ्तार से भागता हुआ तुरंत ही अपनी गाड़ी के पास पहुँच गया और अच्छी बात ये थी कि गाड़ी का दरवाज़ा फिर से तुरंत ओपन हो गया। मैं एक झटके में गाड़ी के अंदर सवार हो गया, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि उस आदमी ने एक बार के लिए भी हमारा पीछा नहीं किया था। फिर मैंने सिकंदर को बोला, लेकिन भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तू यहाँ कैसे पहुँच गया और तूने गाड़ी को उस जगह पर क्यों रोका। मेरी बात सुनकर सिकंदर ने बोला, ये सब तो बात की बातें हैं भाई, पहले तो हमें इससे निपटना होगा, वरना ये हम दोनों को ही आज की रात मौत के घाट उतार देगा। काफ़ी हद तक मैं सिकंदर की बात समझ सकता था, लेकिन इस समय मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही बेताब था कि आखिर सिकंदर इस जगह पर कैसे पहुंचा और यहाँ पर पहुंचकर अपनी चादर बिछाकर सड़क के बगल में क्यों लेट गया। लेकिन सिकंदर ने मुझे अपनी बातों का कुछ जवाब ही नहीं दिया। ऐसे में मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने लगा। गाड़ी को निकालते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डरावना सिकंदर का बहरूपिया मेरा पीछा करने की कोशिश तो ज़रूर करेगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उसने हम दोनों का पीछा करने की पूरी कोशिश की। मैं उसे गाड़ी के बगल वाले शीशे में देख सकता था कि वो हमारी गाड़ी के पीछे भागता जा रहा था, लेकिन मैंने गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया हुआ था। पर अच्छी बात ये थी कि अब तक गाड़ी में कोई खराबी भी नहीं हुई थी, वरना ऐसे हालातों में अक्सर आदमी के साथ उसकी गाड़ी धोखा दे देती है। किसी तरह मुश्किलों को पार करके हम हाईवे पर पहुंच गए और हाईवे पर पहुंचने के बाद हम दोनों को अंदर से सांस आ रही थी। सिकंदर की हालत भी ठीक लगने लगी। फिर उसने बोला, पता नहीं यार क्यों, लेकिन अब वो आदमी हमारा पीछा नहीं कर रहा है, वरना वो इतना भयानक शैतान है कि हम दोनों को एक पल में शमशान घाट पहुंचा सकता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उसने हम दोनों का पीछा क्यों नहीं किया। सिकंदर की बात सुनकर के मैं भी सोच में पड़ गया कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद सिकंदर ने बताया कि जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो अचानक उसे सड़क के ऊपर एक बहुत ही गहरा गड्ढा दिखा था। इसलिए उसने गाड़ी को सड़क के बगल में रोक दिया और तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर अपना हाथ दे मारा। सिकंदर को लगा कि कोई मुसाफिर इस तरह से सफ़र करने के लिए मदद मांग रहा होगा, इसलिए उसने तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ सिकंदर को नहीं मालूम, क्योंकि उसकी आंखें भारी हो गई थी और वो गाड़ी के अंदर ही बेहोश हो गया था। यानी कि ये सब उसी भूत का किया धरा था। हालांकि मेरे साथ इससे उल्टा हादसा हुआ था। हम दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि वो हमें इस जगह पर क्यों लेकर गया। मैंने सिकंदर से भी इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने बताया कि वहाँ पर थोड़ी दूर आगे एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता है। शायद वो हम दोनों को कब्रिस्तान पहुँचाने की फिराक में था, लेकिन हम दोनों सही समय पर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। बाद में मैंने सिकंदर को गाड़ी को जल्दी से जल्दी इस रास्ते से निकालने को बोला, क्योंकि ये रास्ता हमारे लिए खतरों से भरा हुआ था। यहाँ पर कभी भी हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती थी। मैं बार बार कांच में देखता रहा कि कहीं वो आदमी फिर से हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। उसका डर मुझे इस तरह से सता रहा था जैसे कि वो मेरे आसपास मौजूद हो। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम दोनों बहुत ही सावधानी के साथ उस जगह से निकलने में कामयाब रहे और एक दूसरे हाईवे पर पहुंच गए। अब तक मेरे साथ सिकंदर को भी चैन की सांस मिली और फिर मैं और सिकंदर आपस में बातें करने लगे कि वो किस तरह का शैतान था और आखिर उसकी आत्मा वहाँ क्यों भटकती थी। यूं ही आपस में बातें करते करते हम दोनों एक भगवान के मंदिर के पास पहुँच गए। देखने में वो मंदिर बहुत ही बड़ा था। ऐसे में ये बात भी तय थी कि वहाँ हमें कोई ना कोई तो मौजूद ही मिलेगा, इसलिए मैंने गाड़ी को उसी मंदिर से थोड़ा पहले रोक दिया और हम दोनों पैदल पैदल ही उस मंदिर के अंदर चल दिए।
हम जैसे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि मंदिर के अंदर एक पुजारी जी आराम कर रहे थे। हमने उन पुजारी जी को जगाया और फिर तुरंत ही हमारे साथ हुए पूरे हादसे के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। हमारी बात सुनकर उस पुजारी ने बताया कि आपको उस सड़क से नहीं आना चाहिए था। पहले भी उस सड़क के ऊपर लोगों के साथ बहुत ही भयानक घटनाएं हुई हैं और कुछ लोगों की तो उस घटनाओं में जान तक चली गई। उस पंडित ने बताया कि आपने जिस भूत से सामना किया था वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन आपने सही समय पर इस मंदिर को चुना है तो आपकी ज़िंदगी बच गई है। उसके बाद उस मंदिर के पुजारी ने हमारे ऊपर कुछ झाड़ फूक की और हम दोनों की कलाइयों के ऊपर एक धागा बांध दिया। तभी उन्होंने कहा कि 7 दिन तक हमें इस धागे को नहीं खोलना है और रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। दोस्तों, हमने भी ठीक वैसा ही किया और उसके बाद से हमें किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के होने का एहसास नहीं होता है और अब हमारी ज़िंदगी एकदम नॉर्मल हो चुकी है। हम एहसास कर सकते हैं कि अब हम दोनों बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन उस रात की उस घटना को याद करते हैं तो आज भी अंदर से हमारी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।